ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस थी जहाँ पर डिमोटिवेशन हुआ? सर डीमोटिवेशन मेनली 2 स्टेजेस पे होता है। आपने ये पूरी जर्नी में सबसे लो फेज कब आया? जब मेरी गेट 2025 में जब लो रैंक आई थी मेरी। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो तो पेरेंट्स और दोस्त आपके सबसे क्लोज है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ टॉपर शॉप में एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आईआईटी पटना से 2023 पास आउट है। तब से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी अप्स एंड डाउन्स उनके सामने आए। उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट के दौरान कई बार डिमोटिवेशन फील किया, कई बार एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कई बार उन्होंने अकेला फील किया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, दोस्तों के साथ रहे और दोस्तों के साथ रहते हुए ही आगे बढ़ते रहे, तैयारी करते रहे। मेडी जी इनकी जर्नी में हमेशा इनके साथ रहा। मेडी जी फाउंडेशन कोर्स में ये थे, मेंस कन्वेंशनल 25 में थे, उसके बाद टेस्ट सीरीज इन्होंने ज्वाइन की हुई थी। मेडी जी का सपोर्ट इनके साथ हमेशा बना रहा और मेडी जी के साथ साथ प्रिपरेशन ये करते रहे। पिछले साल गेट 25 में 247 रैंक अचीव की। पिछले साल ईएससी प्री मेंस भी दिया बट वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल पाई। इस बार गेट 2026 में AIR 57 इन्होंने अचीव की है। अलॉन्ग विद दैट IAS प्री भी इनका क्वालिफाइड है और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई वेलकम मयंक ओवर द टॉपर स्टॉक एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अलॉन्ग विद दैट आई कैन से कि आपकी जर्नी काफ़ी मोटिवेटिंग रही, काफ़ी स्ट्रगल से भरपूर रही, लेकिन आपने जो एक अलग ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपने दिया है, क्योंकि ड्यूरिंग जर्नी बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं। तो इस जर्नी के दौरान जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो 2023 IIT पटना से अब तक का जो सफ़र आपने मेडी जी के दौरान जो किया, तो कृपया हमारे साथ शेयर करिए। सर 23 में जब मैं पास आउट हुआ तो उस टाइम कोर प्लेसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी IITs में, या फिर मैं बात करूँ तो मुझे लगा कि अगर मुझे कोर की तरफ अपना वो करना है, आगे करियर परस्यू करना है, तो मुझे गेट ESC पे ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने मेडीजी ज्वाइन किया, जून वाला बैच जो था। फिर उसके बाद मेडीजी का बैच स्टार्टिंग में तो 6-6 घंटे की क्लास हो रही थी। तो उसके बाद उस टाइम पे मैंने रिवीजन, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था मैं सब कुछ, तो उस टाइम तो मेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी थी मुझे। तो उस टाइम पे मैं रिवीजन करता था और PYQs अटेंड करता था। तो उसके बाद धीरे धीरे ये बिल्टअप होता गया कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे मैंने मेडीजी का जो क्लासेस थी उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और लास्ट तक जाते जाते कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए थे। फिर मैंने वो गेट अटेम्प्ट किया था, 24 वाला भी मैंने किया था। उसमें मेरी 862 रैंक थी। ओके। हाँ, तो फिर उस टाइम ज़्यादा कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स ही मैंने वो किए थे, टारगेट किए थे कि टाइम कम था। तो उसमें मेन फोकस जो मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है गेट में, हाँ उनको मैंने उनका ही प्रिपेयर करके गया था। तो उसके बाद इतना सही नहीं हुआ रैंक। फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं घर चला गया था, फिर वापस आया। फिर मैंने गेट और ESC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके बाद खुद से स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद जैसे ही वो ESC पोस्टपोन्ड आया तो मैं गेट ओरिएंटेड हो गया था कि अभी बाद में टाइम मिलेगा ESC के लिए, तो मैं गेट ओरिएंटेड ही पढ़ रहा था। उसके लिए मैंने जो हर सब्जेक्ट का रिवीजन किया, और फिर उसके बाद जो पार्ट टाइम टेस्ट सीरीज, पार्ट सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज होती है वो अटेंड की। हर सब्जेक्ट जैसे जैसे सब्जेक्ट कवर होते गए उनके जो टेस्ट सीरीज थी वो कवर की। फिर उसके बाद जो वो सब्जेक्ट मेरे कुछ सब्जेक्ट कवर होते चले गए, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स का सहारा लिया था कि धीरे धीरे टॉपिक्स क्या होते हैं दिमाग से स्किप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने जो शॉर्ट नोट्स थे, जो पहले रिवीजन जिन सब्जेक्ट का हो चुका है उनका मैंने शॉर्ट नोट्स टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया। फिर उसके बाद जो मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज होती है वो अटेंड करना स्टार्ट की। तो जो मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज होती है उससे आपको आइडिया लग जाता है कि जो पास्ट में आपने सब्जेक्ट रिवाइज किया है या अभी जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें कौन से सब्जेक्ट्स अपने वीक पॉइंट्स हैं, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा उनके लिए मैंने नोट्स प्रेफर किया है, या फिर मेडीजी थ्योरी बुक है वो भी थोड़ी प्रेफर की। तो जो टॉपिक्स मेरे वीक थे उनको मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया। फिर लास्ट में आता है
फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, वो मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दी थी, अराउंड दिसंबर, मिड दिसंबर में मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज थी, उससे क्या है कि अपन सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस अपने सामने एक बार आते हैं, तो मतलब जो पहले सब्जेक्ट पढ़ा हुआ उसको भी रिकॉल करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब तैयारी और अच्छी होती चली जाती है। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि जो अपन मिस्टेक्स कहाँ कहाँ कर रहे हैं, क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी होती हैं, खासकर एनएटीज में, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते तो अपने को पता नहीं लग पाता कि अपन ने सही सोल्व किया नहीं किया। तो जो मिस्टेक्स हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सोल्व हो पाती है। तो गेट तो है कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप मतलब आपकी एरर्स जो है वो कम होती चली जाएंगी। और जो भी अपन मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको थोड़ा मैं नोट डाउन भी कर लेता था नोटबुक में, या फिर एक क्वेश्चन सेव करने का एक ऑप्शन भी आता है मैडीजी के टेस्ट सीरीज में। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है या क्वेश्चन जो थोड़ा मेरा गलत हो, जो क्वेश्चन थोड़ा मतलब जिस क्वेश्चन को रिवीजन करने से 2-3 टॉपिक्स और कवर हो जा रहे हैं, हाँ, तो वो क्वेश्चन मैं सेव कर लेता था उसी में, मैडीजी के टेस्ट सीरीज में ऑप्शन होता, तो वो क्वेश्चन मैं देख लेता था फिर से, तो थोड़ा रिवीजन हो जाता था वो टॉपिक का और उसके आसपास और टॉपिक्स का। तो फिर इसी से मेरी जो एरर्स हैं वो काफ़ी कम हो गई थी। हाँ, लेकिन गेट में फिर 2025 में जब मैंने अटेंड किया तो वही फिर से पता नहीं जो भी था, पूरी रात एक तो सोया नहीं था मैं उस रात, ऐसा हुआ था। हाँ, तो उस वजह से कॉफ़ी वॉफ़ी पी के दिया था एग्ज़ाम तो, और लेकिन एनएटीज़ में काफ़ी मिस्टेक्स हो गई थी मेरी। तो एमसीक्यू तो जहाँ मेरे तक याद है मेरे को गलत नहीं हुए थे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, तो कुछ दिन के लिए घर भी चला गया था उसके बाद, तो फिर से आया। तो इस बार तो ईएससी ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन मैंने की है, गेट के लिए कुछ स्पेसिफिक ना कोई मैंने टेस्ट सीरीज ली थी इस बार, मतलब ईएससी में ही था इस बार तो, कि हाँ इस बार तो ईएससी ओरिएंटेड ही पढ़ना है उसके। हाँ, तो ये जो इस बार जो रैंक आई है वो लास्ट ईयर का ही आउटपुट है, मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मयंक ने प्रैक्टिस कर करके और वी कैन से टेस्ट सीरीज दे देकर अपने आप को एक तरह से इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करके AIR-57 लाए। पिछले साल की जो मेहनत थी, देखिए मेहनत हमेशा रंग लाती, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। पिछले साल इन्होंने गेट में जितना भी एफर्ट दिया, सब कुछ दिया, जैसे इन्होंने कहा कि वही सारा रीज़न है कि AIR-57 इस साल आई है। और डेफिनेटली मयंक जो है हमारे साथ फिर IAS के टॉपर स्टॉप में फिर से आएंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं। तो जैसे कि ये जो जर्नी आपकी रही, लंबी जर्नी है, तो इसमें डिमोटिवेशन जैसे आपने कहा भी, तो डिमोटिवेशन कई बार आपको फील हुआ, तो ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस थी जहाँ पर डिमोटिवेशन हुआ? और तो सबसे पहले तो यही कि कहाँ कौन कौन सी स्टेजेस पे रहा? सर, डिमोटिवेशन मेनली 2 स्टेजेस पे होता है कि आपकी 2-3 दिन आप अगर किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो ऐसा हो जाता है कि अपन मतलब 2-3 दिन खराब कर दिया, वेस्ट हो गए। तो उनका एक तो डिमोटिवेशन आता है। सेकंड थिंग जो डिमोटिवेशन आता है वो टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आते। अच्छा। तो हाँ, तो स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज में मार्क्स अपन पूरा अटेंड कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हैं, कुछ कैलकुलेटर की वजह से भी मिस्टेक्स होती हैं, तो जो मार्क्स कम रह जाते हैं उसकी वजह से थोड़ा डिमोटिवेशन हो रहा था कि पढ़ भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा डिमोटिवेशन होता था स्टार्टिंग में। तो आपने ये पूरी जर्नी में सबसे लो फेज, जो ये 3 साल का जो टाइम रहा, इसमें सबसे लो फेज कब आया? गेट में जब मेरी गेट 2025 में जब लो रैंक आई थी मेरी, तब उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि 257 थी, 247 अच्छी रैंक थी। सर उस टाइम मेरे टेस्ट सीरीज में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 20 से बाहर तो कभी नहीं गया था। 20 से बाहर तो मतलब एक भी टेस्ट में नहीं गया जाता था। मैंने टाइम्स टॉप 10 में भी रैंक थी मेरी टेस्ट सीरीज में। तो ये अनुभव में भी शायद मेरी 14 रैंक थी। हाँ, तो उस टाइम मतलब गेट ओरिएंटेड ही कर रहा था, और मतलब सब थोड़ा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी सही से हो गई थी। तो फिर जब रैंक जो सोचा था उतनी रैंक नहीं आई, तो उसके बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था मैं। तो लो फेज आप उसे बोल सकते हो, सही बात है। रिजल्ट नहीं आता है, आप प्रिपरेशन करते हो, रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसा लगता है, नहीं सही बात है। तो जैसे कि लो फेज रहा, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके सामने भी ऐसे लो फेजेस आएंगे, तो आप इनसे कैसे उभरे, आप उनको कैसे फेस किया? तो वो लोगों को भी बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सर, लो फेज के टाइम पे क्या है कि कुछ टाइम तक अपन डिमोटिवेट रहते हैं, तो मतलब मैं तो ये था कि कुछ टाइम के लिए जब बहुत ही ज़्यादा लो गया था तो मैं यहाँ पे अकेला घर चला गया था मेनली। तो जब पेरेंट्स साथ रहते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कि अपने आप थोड़ा हो जाता है कि हाँ अभी तो है, नेक्स्ट ईयर भी है, ऐसा तो है नहीं कि यही सब खत्म हो गया।
तो जब कुछ दिन घर पे रहा फिर वापस आया, तो पहले मैं क्या था कि ज़्यादा अकेला रहना वो करता था, कि प्रेफर करता था कि इधर टाइम वेस्ट हो गया है जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ एक दो दोस्त भी बन गए थे जब मैं यहाँ पे अभी आया था। तो मतलब तो डिमोटिवेशन से वो होने के लिए तो मेनली पेरेंट्स और फ्रेंड्स ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कर सकते। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो तो पेरेंट्स और दोस्त आपके सबसे क्लोज है, उनसे आप डिस्कस करिए और उनके साथ एक तरह से बैठिए। ये सब चीज़ें टेम्परेरी है, ये मोटिवेशन और ये जो लो फेज है दिस इज टेम्परेरी, यू कैन फेस इट एंड यू कैन मूव ऑन। तो यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले नींद नहीं आई, Yes. और दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आपका 25 में 247 ही रैंक रहा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और आपने तो ये फेस भी किया है, कॉफी पी के एग्जाम दिए। तो इसको कैसे दूर करें, मतलब क्या ऐसा करना चाहिए कि ऐसी चीज़ ना आए, क्योंकि कई लोग क्या पैनिक हो जाते हैं एग्जाम से पहले। हाँ, तो सर मेनली क्या था कि मेरा रूटीन मेरे को ऐसा उस टाइम उसके बाद फील हुआ कि रूटीन कुछ जैसे एग्जाम के 1 महीने के अराउंड अपने को रूटीन चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा। कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो रात में देर रात तक पढ़ते हैं तो सुबह लेट उठते हैं। तो ये जो हैबिट है ये मेरे हिसाब से जो एग्जाम के 1 महीने से पहले अपन को चेंज कर लेनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की आदत लगा लेनी चाहिए। ये मेरे से गलती हुई कि मैं थोड़ा देर रात तक पढ़ता था, तो सुबह जल्दी उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये मैं चेंज नहीं कर पाया था। उसके अलावा क्या है कि एक रात पहले अपन थोड़ा जल्दी, जब जनरली तो अपन लेट सोते हैं, तो उस दिन अगर अपन जल्दी से सोने की कोशिश करें तो मतलब नींद नहीं आती है, बार बार वही थॉट माइंड में रिपीट होता जाता है कि नींद आ जाए। लेकिन ये थॉट जब माइंड में चलता रहता है ना तो उस टाइम तक थोड़ा सा वो रहता है कि नींद आने की, थोड़े बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि ये इश्यूज रहते हैं। नहीं, मेरे को भी थी प्रॉब्लम, लेकिन मेरा ये नहीं था कि पूरी रात ही नहीं आई। मेरे को जैसे उस दिन अगर मैं 11 बजे सोऊंगा तो 11 बजे नींद नहीं आएगी, वही 1-2 बजे, जो मेरे भी लेट नाइट का ही शेड्यूल था आपकी तरह, तो वही 1-2 बजे 3 बजे ऐसे नींद आती थी एग्जाम से पहले। तो इसमें ये मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग शेड्यूल चेंज करिए। उससे पहले जो है कम सोइए, मतलब जो आपके 48 आवर्स है उस 48 आवर्स में स्लीप कम लीजिए ताकि एग्जाम से पहले अच्छी स्लीप आ जाए। स्लीपिंग म्यूजिक भी आता है, साउंड भी आता है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो उस तरह से मतलब एक साउंड स्लीप एग्जाम से पहले लेना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर आप लेते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल। नेक्स्ट, जैसे कि आपकी जर्नी में ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो आपको हमेशा एक मोटिवेट करता था कि मैं रैंकर बनना है, ऐसा सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा? सर मेरे कुछ दोस्त सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, और मेरा ही बैचमेट है एक मोहम्मद साकिब, जिसकी लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 1 थी। तो उससे काफ़ी, और जो मेरे दोस्त हैं सिविल सर्विसेज में, एक मेरा दोस्त है सचिन तिवारी। अच्छा। हाँ, तो उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ये लोग ये तो टफ बैटल लड़ रहे हैं थोड़ा, तो मुझे तो ये करना ही चाहिए ऐसा। सही बात है। तो वो है काफ़ी मोटिवेशन। और दूसरा मेरे पेरेंट्स हैं जो मतलब जिन्होंने इतना किया है, तो थोड़ा तो हमें भी उनके लिए करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स और ये दोस्त। बस तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मयंक ने बताया कि कैसा भी फेज हो, जर्नी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को रिजल्ट देना है तो यार 57 तक वो आए हैं इस लॉन्ग जर्नी में, और अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स, इनके साथ रहिए और इनके साथ बने रहिए। चलिए अब कुछ अब मेडी जी की बात करते हैं। तो मेडी जी में मतलब कि हु इज योर फेवरेट टीचर अदर देन मी? मेरा नाम नहीं लेना है, कोई और टीचर सर आपके अलावा तो जो सर हैं ऋषि सर, जो मतलब उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो जिस तरह से वो पढ़ाते हैं वो मतलब बेस्ट है मेरे हिसाब से। उनसे अच्छा सोम मैंने नहीं पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो और उसके अलावा जो भी मेरे को डाउट होता था मैं व्हाट्सएप पे उनके साथ शेयर करता था, इंस्टेंट रिप्लाई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता था। और उसके अलावा MKS सर उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। RCC मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है मेरा, तो वो उन्हीं की वजह से है। जो भी मेरे को डाउट्स होते थे वो मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं था जो मैंने मतलब उनसे पूछा और क्लियर ना हुआ वो मेरा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके अलावा आशीष सर भी हैं जिन्होंने मतलब हाईवे भी थोड़ा मतलब है स्ट्रॉन्ग, तो वो भी MKS सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो क्वेश्चन करवाते हैं, तो इन सब से मतलब काफ़ी हेल्प मिली है मेडी जी के जो सपोर्टिव स्टाफ। वैसे तो आपने रिप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी
विच इज योर मेडी जी में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? सॉइल नाम नहीं लेना है, उसके अलावा। सर उसके अलावा मेरा जो सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट है वो है आरसीसी, जो कि MKS सर ने पढ़ाया, और थर्ड फेवरेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि आप मेडी जी में आए और मेडी जी के साथ कंटिन्यूस जुड़े रहे हैं, सो ऐसा कुछ डिफरेंस आपने फील किया हो यहाँ पर, यहाँ के माहौल में, एनवायरनमेंट में, जो आपको लगता है कि इस जर्नी में आपको हेल्प मिली हो? सर माहौल तो मेरा ऑनलाइन कोर्स ना करने का एक मेजर फैक्टर यही था कि यहाँ पे जो माहौल है, जो बच्चे बैठ रहे हैं आसपास, यहाँ पे क्या है कि अपने को अपना कंपटीशन दिख रहा है आसपास कि यही होने वाले हैं फ्यूचर रैंकर्स। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ी अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि मतलब इतना ज़्यादा मैं अपनी बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हूँ। तो यहाँ पे जब मैं अपने आप को यहाँ पे जब मैं अपना कंपटीशन देखता हूँ, जो टीचर्स हैं जैसे आप हैं तो थोड़ा मोटिवेट करते हैं क्लास के स्टार्टिंग में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है कि डेली टू डेली जो पढ़ाया है वो रिवीजन करने का मोटिवेशन मिलता है। तो डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करना करते हैं अपन ऑफलाइन क्लास में। मेडी जी के टीचर की कोई ऐसी बात जो आपको हिट करती है बिल्कुल एकदम? सर आपका ही है, जो आप स्टार्टिंग में जो आप हर क्लास के स्टार्टिंग में जो आप मोटिवेट करते हो, तो उससे मतलब रियली पुश मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो मतलब हाँ उससे मोटिवेट। और भी कुछ ऐसा कोई स्लोगन या कुछ ऐसी चीज़ किसी भी टीचर की? उसके अलावा तो ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, गेट ESE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी एक तरह से इस लंबे दौरान में गुजरे हैं, और आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, मतलब कि आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? सर अभी तो मेरा इंजीनियरिंग में ही थोड़ा आ गया है कि अभी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस है वो करना है, मतलब मेन फोकस अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है मेरा। ठीक है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं सोच रहा हूँ सिविल सर्विसेज की जाने की, सिविल सर्विसेज की साइड जाने का। अभी तो मेन फोकस मेरा यही इंजीनियरिंग सर्विस। ओके। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप लास्ट में कुछ एक तरह से सजेशन या कुछ मोटिवेटिंग चीज़? यही रहेगा कि मतलब इस फेज में मेन फैक्टर डिमोटिवेट वाला ही रहता है मेरे हिसाब से। उसके अलावा तो हाँ, सही बात है। तो मतलब उसको ओवरकम करने के लिए थोड़े अच्छे दोस्त बनाएं, उनके साथ थोड़ा डिस्कशन करें, जिससे थोड़ा सा हल्का फील होता है आपको, या फिर अपने जो कुछ फैकल्टीज होती हैं जिनके साथ अपना कनेक्शन थोड़ा अच्छे से बिल्ड हो जाता है, तो उनके साथ थोड़ा कांटेक्ट में रहिए, जिससे आपका थोड़ा मतलब लाइट फील होता है उससे। तो और मतलब जो स्मॉल स्टेप्स हैं उनसे ही आगे बढ़ते रहना है, तो उसी से ही जो फाइनल रिजल्ट है वो वही स्मॉल स्टेप से ही निकल के आता है। सही बात है। तो मयंक के साथ 800, फिर 247, नाउ 57, और डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि नेक्स्ट इस साल जो अभी ये मेंस लिख रहे हैं, इस साल ये जो IAS लिख रहे हैं, इसमें IAS में भी ये सेलेक्ट होंगे और हमारे साथ टॉपर स्टॉक में आएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जर्नी कभी कभी लंबी हो सकती है, लेकिन उस लंबी जर्नी में हमें गिव अप नहीं करना है, हमें हमेशा लगे रहना है, मेहनत करती रहनी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पेरेंट्स के साथ रहना है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सब हमारे साथ है, पेरेंट्स साथ है, दोस्त साथ है, फैकल्टी साथ है, मेडीज इज ऑलवेज विद यू, तो डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। और थैंक यू मयंक यहाँ पर आने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए बेस्ट विशेस। आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।